नमस्कार साथियों, वेलकम। आज बात करेंगे गर्दन में होने वाले दर्द के कारण और उसके इलाज को। इसी को हम लोग सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस या आम बोलचाल की भाषा में सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो गई है मुझे, ऐसे नाम से बोला जाता है। तो अगर किसी के गर्दन में नेक एरिया में पेन हो रहा है तो उसके कारण, लक्षण, इलाज, क्या जांचें करानी है, ये सारी बातें हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि जो ये नेक का पूरा एरिया होता है, हमारे गर्दन का एरिया होता है, इसमें कई तरह के स्ट्रक्चर होते हैं। अब इन स्ट्रक्चर में अलग अलग तरह की समस्याएं हो सकती हैं, ऐसा बोल सकते हैं अलग अलग तरह की बीमारी हो सकती है। तो उनका अलग अलग कारण हो सकता है। कहने का मतलब है कि गर्दन में अगर दर्द हो रहा है तो कई तरह के कारण हो सकते हैं। तो जैसे एक तो होती है कि वर्टिब्रा होती है, जैसे हमारी रीढ़ की हड्डी है वो अलग अलग वर्टिब्रा से बनी होती है। तो जो नेक एरिया होता है उसमें 7 वर्टिब्रा होता है, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7। तो एक तो बोन हो गई, तो बोन में भी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, हालांकि ये प्रॉब्लम होना रेयर है। इसके अलावा बोन के बीच में डिस्क होती है। डिस्क एक गद्देनुमा चीज़ है जो दोनों बोन के बीच में रहती है, जिससे मोबिलिटी मिलती है और बीच में कुशन प्रोवाइड करती है। एक तरीके का शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करती है। इस डिस्क के अंदर चेंज होना एक काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है कि बढ़ती उम्र के साथ में 40 साल के बाद ही उस डिस्क में चेंज आता है। 40 के पहले ये होने की संभावना बहुत कम है, क्योंकि वो वियर एंड टियर इलनेस हम लोग बोलते हैं कि उम्र जैसे बढ़ती है तो जैसे हमारे बाल झड़ते हैं, स्किन खराब होती है, बाकी शरीर के हिस्से धीरे धीरे खराब होते हैं, वैसे वो डिस्क खराब होती है। तो उसमें जो अगर प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए हम लोग टर्म यूज करते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस। इसके अलावा क्या होता है कि एक स्पाइनल कार्ड होती है, मोटी रस्सी नुमा चीज है जो ब्रेन से निकल के इधर पीछे तक जाती है, जो कमर का एरिया है वहां तक जाती है। अब उस कार्ड में सारी सूचनाएं रहती हैं दिमाग से संबंधित, मतलब पूरे शरीर के जो हमारे एक्शन है वो हर तरह के एक्शन उस कार्ड से कंट्रोल होते हैं। तो कई बार रेयर केसेस में उस पर भी प्रेशर आ सकता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं माइलोपैथी। अगर सर्वाइकल एरिया में हो रहा है तो सर्वाइकल माइलोपैथी। इसके अलावा यहाँ अलग अलग तरह की मसल्स आगे पीछे रहती हैं, तो इन मसल्स के अंदर भी खिंचाव हो सकता है। और मसल को बोन या जॉइंट से जो अटैच करने वाले स्ट्रक्चर होते हैं उसको बोलते हैं लिगामेंट, तो उसमें भी खिंचाव हो सकता है। तो कहने का मतलब है कि इतने स्ट्रक्चर होते हैं, मसल हो गई, बोन हो गया, डिस्क हो गया और जो स्पाइनल कार्ड है, ये 4 प्रमुख चीज़ें हैं। इसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो सकता है, ओवर यूज के कारण स्पेन स्ट्रेन हो सकता है, लंबे समय में डिस्क में डिजनरेशन हो सकता है, कुछ केस में कैंसर, ट्यूमर या अर्थराइटिस, इस तरह की बातें हो सकती हैं। बात करते हैं कि अलग अलग उम्र के व्यक्तियों में अलग अलग जो डिफरेंट एज ग्रुप है और उनके काम के हिसाब से ये समस्याएं हो सकती हैं अलग, और उनका इलाज भी थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है। तो पहले तो बात करें कि ऐसे लोग जिनकी उम्र 40 के नीचे है, यंग लोग हैं, उनमें अगर गर्दन में दर्द है तो पॉसिबिलिटी है कि मसल या लिगामेंट में कोई खिंचाव आ गया होगा। अब ये खिंचाव ज़्यादातर बात गलत पोस्चर के कारण है, जैसे अगर लेटते समय गलत तकिया यूज कर लिया, ज़्यादा मोटी तकिया यूज कर लिया, या बिल्कुल भी तकिया यूज नहीं किया, या बैठते समय आगे की तरफ ऐसे झुके रहते हैं, मोबाइल पे देखना है, टीवी की स्क्रीन देखना है, ये बहुत पीछे झुके रहते हैं, जो सिर है उस पर कोई भारी बोझ लेके चलने का काम है। या ऐसा हो सकता है कि आप ट्रेवल कर रहे हो और सडन जर्क लग गया, ब्रेक मारा तो ये पीछे की तरफ हिट चला गया। तो ऐसी कुछ कंडीशन होती हैं जिसमें मसल्स और लिगामेंट में डैमेज हो सकता है, इंजरी हो सकती है, खिंचाव हो सकता है, तो इससे दर्द हो सकता है। तो इस तरह का दर्द क्या होता है, इधर ही गर्दन के एरिया में ही रहेगा और आगे पीछे थोड़ा हो सकता है इस तरह के दर्द में। और एक और समस्या हो सकती है कि आपको चक्कर आए, डिजीनेस हो या वर्टाइगो हो सकता है कि आप घूम रहे हैं, आपके आसपास की चीज़ें घूम रही हैं, तो ये ज़्यादातर चांस होता है कि मसल्स में पुलिंग हो गई है। अब इस केस में क्या होता है कि आपको मतलब कोई ज़्यादा इसमें जांच वगैरह की ज़रूरत नहीं होती है। सबसे पहले तो थोड़ा सा रेस्ट दें अपने गर्दन को, आगे झुकने उकने का काम बहुत ना करें, थोड़े दिन आप रेस्ट कर सकते हैं, 1-2 दिन आइस कंप्रेशन कर सकते हो अगर तुरंत की इंजरी है। और दर्द की दवाइयों को इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहता है। दर्द की दवाइयाँ जैसे कि आइबुप्रोफेन है, डाइक्लोफिनेक, पैरासीटामॉल, इसको हम लोग एनसेड्स बोलते हैं। तो ये कॉमन जो बोन जॉइंट मसल्स के दर्द होते हैं उसमें आराम दिलाती हैं। इसके अलावा मसल रिलैक्सेंट जैसे कि टिजानिडीन है, क्लोरजोक्साजोन है, तो अगर मसल्स में कहीं स्पाज्म आ गया, खिंचाव आ गया है, तो उसमें आराम मिल जाएगा। और इसके अलावा नर्व पेन के लिए अलग दवा होती है। हालांकि इस तरह के जो मसल्स वाले दर्द रहते हैं उसमें नर्व पेन हो सकता है कि ना हो, लेकिन अगर थोड़ा बहुत ऐसा लगता है कि नर्व पेन का हो सकता है कुछ कंपोनेंट हो, तो गाबापेंटिन, प्रेगाबलिन, इस तरह की दर्द की दवाइयाँ, कैल्शियम, विटामिन डी, विटामिन B12, ये सारी चीज़ें लेने से इसमें से एक एक चीज़ें आप ले सकते हैं। मतलब ऐसे 5-6 दवाइयाँ हो गई। अब ये 5-6 दवाइयाँ आप 1 हफ्ते तक लेंगे तो आपका दर्द सबसे पहले कम हो जाएगा। एक बार दर्द सेटल हो जाएगा तो अपने नेक के पोस्चर पे ज़्यादा ध्यान दें, मतलब बैठने पे, लेटने पे
या कुछ भी ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें ज़्यादा नेक यूज हो रही है, उसको बंद करें या कम करें। उसके बाद आप घर पे ही हल्की लाइट एक्सरसाइज करें। इस स्टेज पे मैं ज़्यादा फिजियोथेरेपी वगैरह या बहुत हार्ड ऐसी कोई एक्सरसाइज ना करें जिससे गर्दन में और चोट लग जाए, क्योंकि आप यंग हैं। आप अगर फिजिकली एक्टिव रहोगे तो आपकी मसल स्ट्रोंग रहेगी। ओवर यूज करने से बचें। तो एक तो कंडीशन ये है जो काफ़ी कॉमन है यंग लोगों में। अब बात करते हैं सेकंड कारण की, या ऐसे लोग जिनमें 40, 50, 60 साल की उम्र में गर्दन में दर्द आ रहा है, तो वो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस जिसकी मैं बात कर रहा था कि एज, बढ़ती एज के साथ जो बदलाव आ रहा है उसकी संभावना है। मतलब डिस्क डिजनरेट हो रही है, खराब हो रही है, तो उसकी हाइट कम हो सकती है डिस्क की। उससे जो वर्टिब्रा है उनके बीच में जो स्पेस है कम हो जाएगा और वहाँ पे जो जॉइंट्स हैं वो डिस्टेबलाइज हो सकती हैं। इसके अलावा जो डिस्क है वो पीछे की तरफ जाके स्पाइनल कार्ड को कंप्रेस कर सकती है। थोड़ा सा कंप्रेस कर सकती है, बल्ज कर सकती है, ज़्यादा कंप्रेस कर सकती है। तो स्पाइनल कार्ड को भी कंप्रेस कर सकती है, या कार्ड में से जो नर्व निकलती हैं शरीर के अलग अलग हिस्सों में जाती हैं उन किसी नर्व को कंप्रेस करें। नर्व को कंप्रेस करना ज़्यादा कॉमन है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस। अभी क्यों होता है? एज के साथ होने वाला चेंज है, पर इसमें जेनेटिक फैक्टर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आपके मदर फादर के जीन कैसे थे। इसके अलावा अगर इसमें गर्दन में कभी चोट लग गई हो, या गलत पोस्चर में आप सालों काम करते जा रहे हैं, मोबाइल देखते जा रहे हैं, टीवी की स्क्रीन में से गर्दन झुका के बैठे हैं, कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें आपको गर्दन ओवर यूज करना है एक डायरेक्शन में, एक पोजीशन में, या सालों आप तकिया बहुत मोटी लगा के लेट रहे थे या बिना तकिए के लेट रहे थे, तो ये कुछ कंडीशन के कारण ये डिस्क के अंदर प्रॉब्लम होती है, जिसको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस बोलते हैं। इसके अलावा स्मोकिंग से भी देखा गया है कि डिस्क में समस्या आती है। स्मोकिंग से बेसिकली ब्लड सप्लाई कम हो जाती है डिस्क में, ऐसा देखा गया है लंबे समय में। और डिहाइड्रेशन मतलब पानी ना पीना, क्योंकि वो जो डिस्क होती है वो इस तरह की बनावट है कि उसमें अंदर पानी वगैरह की कमी नहीं होना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि डिस्क के अंदर ये समस्या आएगी और नर्व रूट पे कंप्रेशन होगा। तो जब नर्व रूट पे कंप्रेशन होता है तो इधर हाथ में उसका असर आता है। मतलब यहाँ भी दर्द रहेगा हल्का फुल्का, और दर्द सर की तरफ ऊपर भी जा सकता है और इधर हाथ में आता है, क्योंकि नर्व रूट यहाँ से गर्दन की एरिया वाला जो स्पाइनल कार्ड है वहाँ से इधर हाथ की तरफ आते हैं। तो उससे क्या होगा, हाथ पाँव में एक तो झुंझुनाहट फील होना, अजीब सा लगना, इसकी स्ट्रेंथ है हाथ की कम हो सकती है, तो नंबनेस और पैरेस्थीसिया हो सकता है, और साथ में आपके गर्दन में दर्द होता है। जब नर्व में पेन वहाँ कंप्रेशन के कारण होता है, नर्व रूट में कंप्रेशन के कारण, उसको हम लोग बोलते हैं रेडिकुलोपैथी। तो अगर इस तरह की समस्या हो रही है कि आपके हाथ पाँव में झुंझुनाहट, कमजोरी लग रही है और साथ में गर्दन में दर्द हो रहा है, तो मोस्टली ये 40, 50, 60, 70 साल की उम्र के व्यक्तियों में होता है। उस कंडीशन में आप फिर आपको जांच कराएं, एक्सरे कराना है, MRI, CT स्कैन और नर्व की टेस्टिंग, EMG टेस्टिंग। तो इसमें MRI, एक्सरे, EMG टेस्टिंग, इस तरह की कोई 1-2 जांचें करवा ली जाती है देखने के लिए कि आपके जो ये गर्दन के वर्टिब्रा है C1, C2, C3, इनके किस लेवल में नर्व में कंप्रेशन हो रहा है। अब इस केस में जो इलाज है वो थोड़ा लंबा चलेगा और इसमें चीज़ें ऐड हो जाएंगी, जैसे दर्द की दवाइयों का तो रोल रहने वाला है, ठंडे गर्म का सेकाई का रोल रहने वाला है, और पोस्चर इसमें भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल करने वाला है, क्योंकि जो डिस्क है वो अब आगे ना ख़राब हो, इसके लिए आपको पोस्चर पे ध्यान रखना है। जो ख़राब हो गई है डिस्क, मोस्टली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ऐसा होता है कि जो बाहर की तरफ बल्ज वगैरह है वो अपने आप श्रिंक हो जाता है, अपने आप वो करेक्ट हो जाता है ज़्यादातर लोगों में, 90-95% लोगों में ये सब करने से। और एक्सरसाइज का यहाँ पे रोल फिजियोथेरेपी का अच्छा आ जाता है कि आप जाके फिजियोथेरेपिस्ट के पास में इसकी नेक की कुछ एक्सरसाइज सीख लें। आधे मतलब 1-1.5 महीने में आप सीख जाएंगे और घर पे करें। बेसिकली उसका एम ये रहता है कि जो मसल्स है ना नेक की, इनको आप अगर मजबूत करोगे तो आपकी जो स्पाइन है, जो सर्वाइकल स्पाइन है, जो वर्टिब्रा है, जो उसकी डिस्क है, उस पर जोर हट जाएगा, उस पर ज़्यादा वजन नहीं लगेगा। यही कोर एम होता है, और उससे जो नर्व कंप्रेस वगैरह हो रही है वो भी धीरे धीरे ठीक हो जाता है। तो मतलब इसमें भी दर्द की दवाइयाँ हैं, कुछ दिन लेनी है, एक्सरसाइज करनी है, और आपकी लाइफ स्टाइल में बदलाव सबसे इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगर वजन वगैरह ज़्यादा है तो उसको कम करें। इसके अलावा पोस्चर, स्पेशली सोते समय बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब भी सोए तो बेसिकली सोते समय ऐसा एम रहता है कि जो हम आपकी हेड की पोजीशन है बाकी शरीर से अलाइन हो। मतलब ना तो बहुत मोटा तकिया लेना है, ना बहुत पतला, या तकिया हटा देना है। तकिया हटा दोगे तो उससे भी आपकी गर्दन टेढ़ी रहेगी, तिरछी रहेगी, उससे दर्द की संभावना बनी रहेगी, डिस्क डिजनरेट होगी। और ज़्यादा मोटी तकिया रहेगी तो उससे भी इस तरह की समस्या आने वाली है। और कुछ रेयर केस में अगर नर्व में कंप्रेशन हो रहा है, बहुत दिन तक आपने दवाइयाँ खा ली, एक्सरसाइज कर ली, 6 महीने, 1 साल, 2 साल हो गए,
या तो ये हाथ पाँव में कमजोरी ज़्यादा फील होने लगी, तो उस केस में नर्व का कंप्रेशन, जहाँ पे भी ये दर्द हो रहा है, जिस नर्व के कंप्रेशन कारण हो रहा है उसको हटाना पड़ता है सर्जरी के दौरान। तो कुछ केस में सर्जरी भी करी जाएगी। तो सर्जरी का कोर एम सिर्फ यही रहता है कि जिस नर्व रूट पे कंप्रेशन हो रहा है उस वजह को हटाया जाए। कई बार वो वजह जो डिस्क है उसको हटाई जाती है, कई बार जो वहाँ पे लंबे समय में अर्थराइटिस होने से या डिजनरेशन की वजह से बोन थोड़ी सी बढ़ जाती है, बोनीस पर आ जाते हैं, तो उसको हटाया जाता है। तो इस तरह का इलाज रहता है। अब एक कंडीशन हो सकती है रेयर केस में कि स्पाइनल माइलोपैथी हो जाए। बेसिकली जो सर्वाइकल एरिया उसकी स्पाइनल कार्ड में कंप्रेशन आ रहा है। अब ये कंप्रेशन डिस्क के प्रोट्रूजन की वजह से हो सकता है या बोनी इस पर फॉर्मेशन हो गया, मतलब बोन पीछे थोड़ी सी, यहाँ की जो वर्टिब्रा है सर्वाइकल वो थोड़ी सी बढ़ गई है तो स्पाइनल कार्ड पे कंप्रेशन कर रही है। या कुछ लोगों की जिस रास्ते से कार्ड जाती है, जिसको स्पाइनल कैनाल हम लोग बोलते हैं, कैनाल के अंदर ही स्टेनोसिस हो जाए, उसका रास्ता सकरा हो गया। ये रेयर कंडीशन है पर हो सकती है, और ये भी ज़्यादातर ज़्यादा उम्र के व्यक्तियों में मिलती है, 50, 60, 70 साल की उम्र में मिलेगी। तो ये कैनाल स्टेनोसिस या जो स्पाइनल माइलोपैथी की समस्या है, इसमें सिटी स्कैन MRI कराना पड़ेगा, ज़रूरी है लेवल जानने के लिए और कंप्रेशन कितना है। और इसमें क्या होता है कि लक्षण यहाँ गर्दन में तो रहेगा, हाथ पाँव में दर्द कमजोरी आएगी, साथ में नीचे का जो हिस्सा है उसमें भी कमजोरी, दर्द, अजीब से झुंझुनाहट, सुन्नपन सब आने लगेगा। मतलब लोअर लिम्ब में भी समस्या आएगी, क्योंकि स्पाइनल कार्ड सूजनाएं पूरे शरीर को ले जाती है। तो चलने फिरने में दिक्कत होना, हाथ पाँव में कमजोरी होना, जो पेशाब का रास्ता है, स्टूल का रास्ता, स्टूल पास करने में, इसमें भी समस्याएं हो सकती हैं। तो इसमें भी क्या होता है कि जब कंप्रेशन स्पाइनल कार्ड पे आता है तो मोस्टली फिर उस केस में ज़्यादातर मरीजों को सर्जरी से ही इसको ट्रीट किया जाता है, उसी से ही आराम मिलता है। इसमें जो एक्सरसाइज दवाइयाँ हैं वो उतनी इफेक्टिव नहीं रहती, कुछ दिन तक ट्राई कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली इसमें फिर चूँकि स्पाइनल कार्ड बहुत सेंसिटिव एरिया, उसमें बहुत इंतज़ार नहीं कर सकते हैं, तो उसका कंप्रेशन हटाना ही पड़ता है। तो ये तो हो गई कि अगर आपके नेक पेन है, गर्दन के एरिया में दर्द है, तो अलग अलग कारण, जैसे कि मसल्स में स्पाज में आ गया है, स्ट्रेन आ गया है, या डिस्क खराब है, या बोन के अंदर कोई दिक्कत है, या स्पाइनल कार्ड में कंप्रेशन आ गया, तो ये कुछ इलाज हो गए। अब आते हैं प्रिवेंशन की, कैसे बचा जाए। मान लो किसी को एक बार दर्द हुआ, अब दर्द ठीक हो गया दवाइयों से, अब दोबारा आ गया ना, उसके लिए क्या करें। तो सबसे पहले तो इंडिया में ऐसा देखा गया कि विटामिन डी की कमी कॉमन है। विटामिन डी की कमी होगी तो कैल्शियम की कमी हो जाएगी, और विटामिन B12 की भी कमी रहती है जो लोग वेज खाते हैं। तो कैल्शियम, विटामिन डी, विटामिन B12 की जांच भी होती है, और बिना जांच के भी आप इसका सप्लीमेंटेशन बीच बीच में खाते रहें। इसके अलावा जब बिल्कुल आपको दर्द वगैरह नहीं है उस समय बीच बीच में चाहें तो आप जो हार्ट कंप्रेशन है, गर्म चीज़ से थोड़ी सिकाई बीच में चुएं करते रहेंगे तो मसल्स आपकी रिलैक्स रहेगी। यहाँ पे एक्सरसाइज का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल आने वाला है, मतलब कि हेड की एक्सरसाइज और नेक की एक्सरसाइज और हाथों की, इतना एरिया पूरा कि ये जो आसपास की मसल्स हैं ये टोन रहें, थोड़ी स्ट्रांग रहें, इनमें फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहे, स्टिफ ना होने पाए, कमज़ोर ना होने पाए। इसके लिए आप योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज उम्र के हिसाब से आप इसको चुनाव कर सकते हैं। फिजियोथेरेपी की जो इसकी एक्सरसाइज है उसको ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा कोई बहुत भारी बोझ ना उठाएं, ऊपर ना ले जाएं, या नीचे से ऊपर ना लाएं कि यहाँ पे ज़्यादा जोर पड़े। सर पे बहुत भारी चीज़ रख के ना चलें। सोते समय ज़रूर है इस नेक को सपोर्ट देना है, ज़्यादा बेंड ना हो। काम करते समय बहुत देर तक आगे ना झुके, बहुत देर तक पीछे ना झुके। और काम करते समय ये भी ध्यान रखें कि आधे घंटे बाद, 40 मिनट बाद थोड़ा सा उठ के अपने जो नेक के एरिया है, ये बेसिकली जो मसल्स है, इसको थोड़ा सा आगे पीछे चला लें। इससे एक्सरसाइज हो जाएगी, हाथ पाँव ऊपर नीचे कर लेंगे तो उससे थोड़ा सा एक फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहेगी आपकी मसल ज़्यादा स्टिफ नहीं होने पाएंगी। और अगर स्मोकिंग करते हैं तो उसको बंद करें, क्योंकि डिस्क डिजनरेशन का वो भी एक कारण है। और ख़ुद को हाइड्रेट रखें, पानी पीते रहेंगे। अगर सर्वाइकल एरिया में दर्द है तो चांस है, अगर डिस्क डिजनरेशन हो रहा है, सर्वाइकल जिसको बोलते हैं कि स्पॉन्डिलोसिस बोलते हैं, यहाँ पे दिक्कत आ रही तो हो सकता है कि फिर वो नीचे कमर में भी दर्द हो, क्योंकि वो सेम तरह की समस्या नीचे हो सकती है। इसको हम लोग लंबर स्पॉन्डिलोसिस बोलते हैं, मतलब कि आपके कमर में दर्द होने लगे। तो अगर नेक में दर्द है, गर्दन में दर्द है, तो ये मैंने कुछ कारण और उसके इलाज बताए हैं। उम्मीद है ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी ऐसे लोग जो गर्दन के दर्द से परेशान हैं। थैंक यू।